दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्धा शिक्षा योजना 1937 पर। वर्धा शिक्षा योजना 1937, इसको बेसिक शिक्षा के भी नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो इसको बेसिक शिक्षा। दोस्तों मैं बोल रहा हूं मुकेश राजपूत और आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शिक्षा विचार को। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्धा शिक्षा योजना 1937 पर। क्या होता है कि भारत में जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश द्वैध शासन की प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए, देश को संतुष्ट करने के लिए, यहाँ की जनता को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया जाता है। और इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1937 में लागू किया जाता है। तो इसको हम देख लें, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये 1935 पास तो हो जाता है प्रस्ताव इसका, लेकिन इसको लागू किया जाता है वो 1937 में किया जाता है। और जब ये 1937 में लागू होता है तो उस समय देश में कुल 11 प्रांत हैं। टोटल जो प्रांत हैं, कुल प्रांतों की संख्या है वो है 11। और 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं। 7 प्रांतों में से वो 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो देश का दायित्व है कि अब जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है या जो शासन प्रणाली है वो हमारे अनुरूप हो। तो गांधी जी ने 11 अगस्त 1937 के अखबार में ये लिखा, ये अपना सुझाव दिया कि प्रांतों में जो सरकारें हैं वो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, ये याद रखना है, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अपने ऊपर भार ग्रहण करें। अब क्या होता है उसको देखना है कि 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्धा में होता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, का ये है वो वर्धा में होता है, का सम्मेलन है वो वर्धा में होता है। अब इस सम्मेलन में क्या होता है कि 22-23 अक्टूबर 1937 को, ठीक है, ये डेट याद रखनी है, या एग्जाम में पूछी जाती है परीक्षा में। 22-23 अक्टूबर 1937, 22-23 अक्टूबर 1937, 22-23 अक्टूबर 1937 को मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती का आयोजन होना है, रजत जयंती मनाई जानी है। और इस स्थिति में, ठीक है, गांधी जी ने मारवाड़ी शिक्षा मंडल को ये अपना सुझाव दिया कि आप लोग क्या है, एक शिक्षा के सम्मेलन का आयोजन बुलाएं, ठीक है। और गांधी जी के इस सुझाव को मान लिया जाता है और सम्मेलन के आयोजक, जो आयोजक है वो मन्ना नारायण जी हैं, मन्ना नारायण जी। इन्होंने क्या है, मान लिया कि भैया हम बुलाएंगे, और उन्होंने कांग्रेस के 7 प्रांतों में बुलावा भेजा, वहां के शिक्षा मंत्रियों के, देश के विद्वानों को, ठीक है, जो शिक्षा शास्त्री से शिक्षा में रुचि रखते थे,
उन सबको उन्होंने बुलावा भेजा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इसका जो सभापति का दायित्व है, अध्यक्ष का दायित्व है, वो गांधी जी को ही दे दिया। और क्या है कि गांधी जी ने इस मतलब अपने भाषण में निम्न प्रस्तावों को पारित कराया। अब उन पर हम एक एक की चर्चा करेंगे कि भाई निम्न जो प्रस्ताव है क्या क्या प्रस्ताव है। उनमें देखें, जो पहला है कि देश के या मतलब राष्ट्र के 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो इसको हम एक एक नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पहला प्रस्ताव पास हुआ है वो आपके 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये टर्म याद रखना है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और एक टर्म ये है कि 7 से 14। ठीक है, प्रश्न में कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भाई जो वर्धा सम्मेलन में कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी अनिवार्य एवं निःशुल्क की, तो वहां पे कभी कभी ये लिख दिया जाता है 6 से 14, 7 से 14। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहां पर था 7 से 14। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जो काफी समय से विवादित बना रहा था कि जो माध्यम है वो मातृभाषा हो, शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा हो। बिना मातृभाषा के कोई भी चीज हम बहुत जल्दी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हम मातृभाषा में ही जो बालक है वो मातृभाषा में ही अपना संप्रेषण शुरू करता है, और जब सारी चीजें उसको मातृभाषा में मिलती हैं तो वो जल्दी से उनको सीख लेता है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो किसी न किसी हस्त कौशल से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, तो हस्त कौशल से, शिक्षा किसी न किसी हस्त कौशल से संबंधित होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। बिना हस्त कौशल की शिक्षा हमारे लिए बेकार है। और अगला उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम बच्चों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, जैसी बच्चों की आवश्यकताएं हैं वैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और क्या है कि जो शिक्षा है वो स्वावलंबी हो। ठीक है, पांचवा ये जो प्रस्ताव था कि शिक्षा है वो स्वावलंबी हो, शिक्षा स्वावलंबी हो। तो ये 5 प्रस्ताव पास हुए। पहला प्रस्ताव ये रहा कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा ये था कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा हो। तीसरा ये था कि शिक्षा किसी न किसी हस्त कौशल से जुड़ी हुई होनी चाहिए। चौथा ये था कि बच्चों जो पाठ्यक्रम है बच्चों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। और पांचवा था जो कि शिक्षा किसी न किसी शिक्षा स्वावलंबी हो, स्वावलंबी है। ठीक है, और जब शिक्षा स्वावलंबी होगी तो और साथ ही साथ जो शिक्षकों का वेतन है वो स्कूलों के उत्पादन द्वारा निकाला जाए। अब हम बात करेंगे कि आगे इसमें क्या है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसके आधार पर फिर 1937 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन के, ठीक है, निर्देशन में या अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937। इनके निर्देशन में समिति बनती है। अब ये पहला प्रश्न यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो तत्कालीन जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुलपति के पद पर आसीन हैं। ठीक है, अब ये कब बनी है, ठीक, तो इनमें यहाँ पर 2 चीजें हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जो रिपोर्ट है वो दिसंबर 1937 में दी है। ठीक है,
जो प्रथम प्रतिवेदन है या प्रथम रिपोर्ट है वो उन्होंने दिया अपना दिसंबर 1937 में, दिसंबर 1937 में। और जो दूसरा प्रतिवेदन है, दूसरी जो रिपोर्ट है, द्वितीय है, वो दिया है अप्रैल 1938 में। ये इन्होंने दो रिपोर्टें दी थी, एक दिया था दिसंबर 1937 में और दूसरा प्रतिवेदन दिया था अप्रैल 1938 में। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या निकल के आया उसको हम देख लें। तो 7 चीजें निकल के आई, उनको देखें एक एक करके कि वो 7 चीजें क्या क्या है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं, उनको देखें एक एक करके। फिर वही टर्म है पहला कि जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है, अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अब दूसरा क्या था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। ठीक है, तो जो माध्यम है वो मातृभाषा हो, ये प्रस्ताव में भी आया था। तीसरा क्या था कि शिक्षा किसी न किसी शिल्प पर आधारित होनी चाहिए, शिल्प पर या हस्त कौशल पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्या था, चौथा, कि जो शिल्प का चुनाव है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जो शिल्प का चुनाव है, शिल्प का जो चुनाव है वो बच्चों की योग्यता एवं क्षेत्रीयता के आधार पर होना चाहिए। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और उनके क्षेत्रीयता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, उनके क्षेत्रीयता या क्षेत्र के आधार पर। एक ही शिल्प का आप हर जगह चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे भारत, हम ये कह सकते हैं जैसे भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, उसी तरीके से बहुत सारे शिल्प भी होते हैं। तो उन शिल्प, जहां जो शिल्प एकदम उन्नतशील दशा में है, तो वहां से उस शिल्प का चुनाव हमें कर लेना चाहिए। और जो पांचवा था कि निर्मित वस्तुओं का जो उपभोग है, ठीक है, इसको देख लें कि निर्मित वस्तुओं से, ठीक है, निर्मित वस्तुओं से बच्चों को जीविकोपार्जन का अपना कार्य चलाना चाहिए, स्कूल को अपना कार्य चलाना चाहिए और शिक्षकों के वेतन को दिया जाना चाहिए उसी से। ये हो गए। छठा क्या था, उस छठे को देख लें कि शिल्पों की शिक्षा बच्चों के जीविकोपार्जन में मदद करेगी। ये आज भी आप गांधी जी के देख रहे हैं कि भाई गांधी जी हमेशा यही कहते थे कि जो शिक्षा हमें हमेशा जीविकोपार्जन के लिए तैयार करे। ठीक है, जीविको तो जीविकोपार्जन में मदद करे, जीविकोपार्जन में मदद करे या जीविकोपार्जन में सहायता करे। और जो 7वां था कि जो आपके जो शिल्प है, शिल्प से ऐसा शिल्प होना चाहिए जो बच्चों के आर्थिक लाभ के साथ साथ सामाजिक महत्व एवं वैज्ञानिक महत्व का भी हो। ठीक है, तो इसको भी देख लें। तो इसमें क्या क्या है, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व, तो तीनों हों। शिक्षा की मतलब जो एक मिनट, शिल्प की शिक्षा, शिल्प की शिक्षा। अब इससे क्या क्या निकलेगा, ठीक है, आपका आर्थिक महत्व, वैज्ञानिक
और सामाजिक, इन महत्वों से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अब ये इतने आपके 7 चीजें निकल के आई ये। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने वर्ष के लिए। ठीक है, 7 से 14। ठीक है, दूसरा ये कैसी शिक्षा की व्यवस्था थी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की। माध्यम क्या था, मातृभाषा था। और क्या था, शिल्प। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और उनके क्षेत्र के आधार पर। निर्मित वस्तुओं से आप स्कूल के व्यय को निकालेंगे और शिक्षकों के जो वेतन है उसको आप देंगे। जो शिल्प है वो जीविकोपार्जन में मदद करें। और शिल्प की जो शिक्षा है उससे क्या क्या महत्व मिले। ठीक है, तो आर्थिक महत्व के हों, वैज्ञानिक महत्व के हों और सामाजिक महत्व के हों। अब इसमें से कुछ और ये कि कभी कभी क्या है, सिद्धांत भी पूछे जाते हैं कि जो शिक्षा थी उसके सिद्धांत क्या हैं, तो उन सिद्धांतों की भी चर्चा कर ली जाए। ठीक है, तो वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत क्या थे, या बेसिक शिक्षा योजना के सिद्धांत। बेसिक शिक्षा योजना के सिद्धांत। अब सिद्धांत में एक एक करके देखते हैं भाई क्या क्या सिद्धांत थे। तो पहला था शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। दूसरा था शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। और तीसरा था सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। और चौथा था शिक्षा को जीविकोपार्जन बनाने का सिद्धांत। पांचवा था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। और छठा था शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। तो ये 6 सिद्धांत थे प्रमुख, और भी इसके सिद्धांत थे लेकिन प्रमुख ये 6 सिद्धांत थे। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश राजपूत है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।